जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और राजस्थान की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहे हैं आने वाले समय में बहुत सारी भर्ती आ रही है, तो आप उनकी गंभीरता से ईमानदारी से तैयारी कर रहे होंगे। हमारा जो चर्चा का विषय था किसान आंदोलन, हम बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, इसके अलावा बूंदी का बरड़ किसान आंदोलन, अलवर के जो किसान आंदोलन घटित हुए, नींबू चढ़ा हत्याकांड, मारवाड़ किसान आंदोलन, जयपुर का शेखावटी किसान आंदोलन, बहुत सारे किसान आंदोलनों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है दोस्तों एक और महत्वपूर्ण किसान आंदोलन। ये किसान आंदोलनों की ये जो हमारी श्रृंखला चल रही थी, इसमें ये अंतिम किसान आंदोलन होने जा रहा है, जिसका नाम है बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर किसान आंदोलन यानी कि बीकानेर रियासत में जो किसान आंदोलन घटित हुए हैं उनको हम सम्मिलित रूप से बीकानेर किसान आंदोलन के नाम से संबोधित करना चाहेंगे। बीकानेर किसान आंदोलन, इसमें हमारा जो चर्चा का मुख्य विषय रहेगा वो रहेगा दूधवा खारा किसान आंदोलन। जो दूधवा खारा चूरू में पड़ता है और वहां पर जो किसान आंदोलन घटित हुआ था वो हमारी चर्चा का मुख्य विषय रहेगा, लेकिन इसके समानांतर हम और भी बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। शुरुआत करते हैं इसकी। आंदोलन के क्या कारण रहे? आंदोलन के वही सामान्य से कारण, भू राजस्व यानी कि जो लगान है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि, किसानों का शोषण, जमींदारों या फिर सामंतों द्वारा किसानों पर अत्याचार। ऐसा कहा जाता है कि इस समय बीकानेर रियासत में 37 प्रकार की लागबागी विद्यमान थी। इसके अलावा बेगार ली जाती थी, भू राजस्व में वृद्धि हो रखी थी और भी बहुत सारे ऐसे सम्मिलित कारण बनते हैं जिसके कारण किसान आंदोलन घटित होते हैं। शुरुआत कहां से होती है? अच्छा, प्रेरणा कहां से मिलती है? तो शेखावटी किसान आंदोलनों से भी इनको प्रेरणा मिलती है। जो शेखावटी क्षेत्र में किसान आंदोलन हो रहे थे, जाटों के किसान आंदोलन हो रहे थे, उससे भी बीकानेर रियासत के किसानों को प्रेरणा मिलती है और ये भी अपने अधिकारों, हक की रक्षा के लिए आंदोलन की तरफ प्रेरित होते हैं। 1930-31 की बात है। गंग नहर क्षेत्र, सर्वप्रथम सन 1930-31 में गंग नहर क्षेत्र में आंदोलन प्रारंभ हो जाते हैं। अच्छा, उस समय भी जो बीकानेर रियासत का जो मुख्य भाग था वो दो प्रकार की कृषियों में विभाजित हुआ करता था। एक तो था खालसा और एक था दूसरा जागीरदार। खालसा जिस पर शासक या फिर राजा का सीधा नियंत्रण हुआ करता था, और जो दूसरा जागीरदारी वाला भाग था उस पर सामंतों का, जागीरदारों का, जमींदारों का हक हुआ करता था। यानी कि उस समय किसानों का अपनी कृषि पर मालिकाना हक नहीं हुआ करता था। गंग नहर क्षेत्र का जो किसान आंदोलन है, जहां से गंग नहर निकली थी, 1923 के लगभग इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका था। 1927 में ये सुचारू रूप से चलने लग गई थी। गंग नहर क्षेत्र जो कि खालसा क्षेत्र में आता था, यानी कि खालसा यानी कि इसकी जो आसपास की कृषि थी वो खालसा भूमि कहलाती थी, उस पर राजा का सीधा नियंत्रण हुआ करता था। तो इस क्षेत्र में किसानों द्वारा किसान आंदोलन प्रारंभ किया जाता है और लंबा संघर्ष होता है, लेकिन जो महाराजा है उस समय का, बीकानेर का, उसका यहाँ पर सीधा हस्तक्षेप होता है। उसकी विशेष रुचि होती है गंग नहर क्षेत्र में। इस वजह से इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान इसका कर दिया जाता है। उसके बाद के घटनाक्रमों की हम बात करते हैं। 1937 उद्रासर कहां पर पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। कौन सा क्षेत्र है? जागीरदारी क्षेत्र है। 1937 में बीकानेर के उद्रासर गांव या फिर उद्रासर क्षेत्र में किसान आंदोलन भड़क उठते हैं। कारण वही रहते हैं। कौन नेतृत्व प्रदान करता है? नेतृत्व प्रदान किया जाता है जीवनराम चौधरी द्वारा। जीवनराम चौधरी उद्रासर में किसान आंदोलनों का नेतृत्व करता है। जीवनराम चौधरी की सिफारिश पर ये जो किसानों की मांगे थी इनको बीकानेर शासक के समक्ष रख दिया जाता है बीकानेर प्रजामंडल के द्वारा। लेकिन बीकानेर का जो शासक है वो इन मांगों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता है और धीरे धीरे करते ये आंदोलन असफल हो जाता है और समाप्त भी हो जाता है। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं 1938 की। 1938 में महाजन ठिकाना
बीकानेर रियासत का ये एक ठिकाना था, महाजन ठिकाना, जो कि प्रथम श्रेणी या फिर ए श्रेणी का ठिकाना था। महाजन ठिकाने के क्षेत्र में, जो कि बीकानेर में ही था, उस समय बीकानेर स्वयं, इसके अलावा चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, ये सभी इलाके बीकानेर रियासत के भाग हुआ करते थे। 1938 में महाजन ठिकाने के अंतर्गत, जो कि बीकानेर में पड़ता है, किसान आंदोलन गठित होते हैं और किसानों की पुरजोर मांग होती है कि किसी भी तरीके से उनको न्याय मिलना चाहिए, जागीरदारों से मुक्ति, शोषण से मुक्ति मिलनी चाहिए। इसके अलावा भू राजस्व में कमी, भेड़ बेगार को समाप्त किया जाना चाहिए। इसके कारण यहाँ पर आंदोलन देखने को मिलता है। लेकिन महाराजा का हस्तक्षेप होता है, बीकानेर रियासत का जो शासक होता है उसका हस्तक्षेप होता है और फलस्वरूप ये आंदोलन 1942 में समाप्त हो जाता है। उसके बाद में जो आंदोलन घटित होता है वो बड़ा आंदोलन है, उसका नाम है दूधवा खारा आंदोलन। तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा, फिर थोड़ा और नीचे जाएंगे हम, तो यहाँ पर उसको पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, इस वजह से मैं इसको हटा रहा हूँ ताकि उसको ढंग से पूरे बोर्ड पर कवर करते हैं। ये 3 आंदोलनों की हमने चर्चा की है अभी तक। गंग नहर क्षेत्र में 1930-31 के दरमियान जो आंदोलन देखने को मिलता है। इसके अलावा 1937 में उदरासर इलाके में, इसके अलावा महाजन ठिकाने में आंदोलन देखने को मिलता है। जो उदरासर इलाके में जो किसान आंदोलन होता है उनका नेतृत्व किया जाता है जीवन राम चौधरी के द्वारा। अब हम सबसे महत्वपूर्ण किसान आंदोलन की चर्चा करना चाहेंगे, जो कि राजस्थान के लगभग सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार उसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बीकानेर रियासत का सबसे महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है दूधवा खारा किसान आंदोलन। दूधवा खारा किसान आंदोलन। दूधवा खारा एक गांव है, एक क्षेत्र है, कहां पर पड़ता है? चूरू में पड़ता है। चूरू भी उस समय बीकानेर रियासत का ही भाग हुआ करता था। दूधवा खारा नामक स्थान जो कि चूरू में पड़ता है, यहाँ पर 1944 में किसान आंदोलन प्रारंभ हो जाते हैं। दूधवा खारा का जो ठिकानेदार था, जो जागीरदार था, जो सामंत था, उसका नाम था सूरजमल। सूरजमल के द्वारा यहाँ के किसानों पर अत्यधिक अत्याचार किए जाते हैं, शोषण किया जाता है, बहुत सारे टैक्स लगाए जाते हैं। तो इन टैक्स के विरोध में दूधवा खारा स्थान पर सूरजमल के खिलाफ आंदोलन भड़क उठता है, किसान आंदोलन घटित होता है। किसके नेतृत्व में होता है? हनुमान सिंह के नेतृत्व में होता है। हनुमान सिंह के नेतृत्व में, हनुमान सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। हनुमान सिंह पुरजोर तरीके से किसानों के हक की आवाज बुलंद करते हैं, ठिकानेदार पर दबाव बनाया जाता है। साथ ही हनुमान सिंह बीकानेर का जो शासक था तत्कालीन शार्दुल सिंह, उससे मिलने के लिए माउंट आबू भी जाता है। लेकिन सूरजमल द्वारा हनुमान सिंह पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया जाता है और फलस्वरूप जब ये माउंट आबू से आ रहे थे महाराजा से मिलकर हनुमान सिंह जी, तो इनको रतनगढ़ नामक स्थान पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है और इनको 5 वर्ष का कारावास सुनाया जाता है। 5 वर्ष का कारावास सुनाया जाता है और अनूपगढ़ किले में इनको कैद कर दिया जाता है। अनूपगढ़ किले में इनको कैद कर दिया जाता है, जहां पर हनुमान सिंह के द्वारा 45 दिनों तक भूख हड़ताल की जाती है, जो कि राजस्थान में सबसे लंबी भूख हड़ताल मानी जाती है। हनुमान सिंह द्वारा जो किसान आंदोलन प्रेरित किए जाते हैं, उसके प्रतिक्रिया में सूरजमल द्वारा और बीकानेर शासक के द्वारा भी इस पर देशद्रोह के आरोप लगाए जाते हैं। फलस्वरूप इसको अनूपगढ़ किले में कैद कर दिया जाता है। 5 वर्ष की कठोर सजा सुनाई जाती है। जब ये अनूपगढ़ किले में प्रथम बार जेल में थे हनुमान सिंह जी, तब इनके द्वारा भूख हड़ताल की जाती है, जो कि 65 दिनों तक की भूख हड़ताल होती है, जिसे राजस्थान में सर्वाधिक लंबी अवधि की भूख हड़ताल माना जाता है। इसके बाद भी क्या होता है, इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है हनुमान सिंह जी का, तो इनको जेल से रिहा कर दिया जाता है, इस शर्त पे कि आप आगे किसान आंदोलनों में भागीदारी नहीं रखोगे। लेकिन उसके बाद भी हनुमान सिंह जो किसान आंदोलन है उनमें बढ़ चढ़कर भागीदारी रखते हैं और किसानों को प्रेरित करते हैं संघर्ष के लिए। इस वजह से इनको 2 बार और जेल की सजा सुनाई जाती है। अंततः जब बीकानेर प्रजा मंडल के नेतृत्व में उत्तरदायी तथा लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो जाता है, तब इनको 1948 में अंतरिम रूप से, यानी कि
हमेशा के लिए रिहा कर दिया जाता है, जेल से मुक्त कर दिया जाता है। लेकिन एक लंबा संघर्ष हनुमान सिंह के द्वारा देखने को मिलता है और हनुमान सिंह एक लंबे समय तक इस क्षेत्र में किसानों की आवाज उठाते हैं, उनको नेतृत्व प्रदान करते हैं। एक और घटना जो कि दूधवा खारा आंदोलन के दौरान ही देखने को मिलती है, 6 जुलाई 1945। 6 जुलाई 1945 को बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक वैद्य मग्गाराम 6 जुलाई 1945 को बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक वैद्य मग्गाराम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसान विरोध करते हैं, किसानों की प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। इसके बाद में किसान प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को किसान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर देते हैं। यानी कि इसके बाद में जो जैसे 1946 आया था, 6 जुलाई को उन्होंने किसान दिवस मनाया। 1947 में भी 6 जुलाई को किसान दिवस मनाया। इस प्रकार वैद्य मग्गाराम को जो गिरफ्तार किया गया था उसके विरोध में किसान दिवस मनाने की घोषणा करते हैं, जो कि 6 जुलाई को होती है। दूधवा खारा आंदोलन हालांकि सफल नहीं हो पाया, असफल रहा। बावजूद इसके बहुत सारे सकारात्मक कारण देखने को मिले, सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। किसानों में राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ। अब इसके बाद क्या क्या घटनाक्रम घटित हुए, थोड़ी सी चर्चा उनकी भी कर लेते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण किसान आंदोलन माना जाता है दूधवा खारा किसान आंदोलन, जो कि 1944 में प्रारंभ होता है। चूरू में हनुमान सिंह के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जाता है। सबसे लंबी भूख हड़ताल, वैद्य मग्गाराम को कैद, सारी घटनाक्रम इसके अंदर देखने को हमको मिलते हैं। और कुछ बिंदुओं की हम यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे जो भी राजस्थान के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है किसान आंदोलनों के रिगार्डिंग महत्वपूर्ण है, थोड़ी सी चर्चा उनकी भी कर लेते हैं। 7 अप्रैल 1946 7 अप्रैल 1946 को लालना गांव 7 अप्रैल 1946 को लालना गांव कहां पर पड़ता है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ 7 अप्रैल 1946 को लालना गांव जो कि हनुमानगढ़ में पड़ता है, यहाँ पर प्रजा परिषद के नेतृत्व में उस समय बीकानेर में 2 बड़ी संस्थाएं कार्यरत थी। एक का नाम था बीकानेर प्रजामंडल और दूसरे का नाम था बीकानेर प्रजा परिषद। तो बीकानेर रियासत में जो भी किसान आंदोलन घटित हुए उनका नेतृत्व बीकानेर प्रजा परिषद के द्वारा ही मुख्य तौर पर किया गया था। 7 अप्रैल 1946 को लालना गांव जो कि हनुमानगढ़ में पड़ता है, प्रजा परिषद के द्वारा एक किसान सभा का आयोजन किया जाता है और इसमें कुंभाराम आर्य, इनका भी महत्वपूर्ण नाम है कुंभाराम आर्य, जो कि बड़े किसान नेता माने जाते थे, जिनका किसानों के आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका थी। साथ ही इन्होंने किसानों को संघर्ष के लिए भी प्रेरित किया था और एक लंबा संघर्ष किया था इन्होंने किसानों के हक के लिए। तो कुंभाराम आर्य तथा प्रजा परिषद के प्रयासों से 7 अप्रैल 1946 को लालना गांव जो कि हनुमानगढ़ में पड़ता है वहां पर एक किसान सभा का आयोजन किया जाता है। और क्या होता है? 30 जून से 1 जुलाई 1946 के मध्य 30 जून से 1 जुलाई के मध्य 1 जुलाई 1946 के मध्य रायसिंह नगर कहां पर है? हनुमानगढ़, गंगानगर में। कहां पर है? गंगानगर में। 30 जून से 1 जुलाई के मध्य रायसिंह नगर जो कि गंगानगर में पड़ता है, यहाँ पर बड़ी किसान सभा का आयोजन किया जाता है। आसपास क्षेत्र के बहुत सारे किसान इस सभा में भाग लेते हैं। किसान आंदोलन को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, किस प्रकार से प्रगति देनी है, इस पर विचार विमर्श किया जाता है। जब ये सारी चर्चा समाप्त हो जाती है तो यहाँ से जो किसान है वो जुलूस के लिए निकलते हैं। जब ये जुलूस किसानों का और किसान नेताओं का निकल रहा होता है तब उस समय पुलिस के द्वारा, बीकानेर रियासत की पुलिस द्वारा इन कार्यकर्ताओं पर, किसानों पर तथा किसान नेताओं पर फायरिंग की जाती है, जिसके कारण बीरबल
बीरबल सिंह नाम का जो युवक है, बीरबल नाम का एक युवक है, वो गोली का शिकार हो जाता है, उसको फायरिंग का शिकार हो जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। बीरबल की स्मृति में ही बीकानेर रियासत में 17 जुलाई को बीरबल दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत सारे राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि बीरबल दिवस का संबंध कौन से किसान आंदोलन से, कौन सी रियासत से है, तो बीकानेर रियासत से है और बीकानेर किसान आंदोलनों से ही इसका संबंध है, जो कि रायसिंह नगर की घटना है। और कुछ चीजों पर हम डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पर, जैसे 3 सितंबर 1946, 3 सितंबर 1946 को गोगामड़ी, कहां पर है? हनुमानगढ़। 3 सितंबर 1946 को गोगामड़ी हनुमानगढ़ में किसान सभा का आयोजन किया जाता है। किसान भाग लेते हैं इसमें और साथ ही इस सभा में जमींदारी उन्मूलन का नारा बुलंद किया जाता है, यानी कि जो जमींदारी प्रथा है इसको समाप्त करने की वकालत की जाती है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने संबंधी नारे यहाँ पर लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि उस समय जो भूमि हुआ करती थी, या तो वो राजा के पास होती थी जिसे खालसा कहते थे, या फिर जागीरदारों के पास होती थी जिसे जागीरी भूमि कहते थे। यानी कि किसानों का उस भूमि पर कोई भी मालिकाना हक नहीं था। किसान कृषि करता था, उपज पैदा करता था और वो सारी उपज राजस्व वगैरह, लगान और सारी चीजों के रूप में शासक वर्ग के हाथ में चली जाती थी। यानी कि किसान का अपनी खेती पर, अपनी कृषि पर मालिकाना हक नहीं था। इसी वजह से 3 सितंबर 1946 को गोगामड़ी हनुमानगढ़ में किसान सभा का आयोजन किया जाता है और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की बात की जाती है कि किसानों को अपनी जमीन का मालिकाना हक अब मिल जाना चाहिए। और क्या घटनाक्रम घटित हुए, थोड़ी सी उनकी भी बात कर लेते हैं। एक कागड़ कांड भी महत्वपूर्ण समझा जाता है बीकानेर रियासत में जो किसान आंदोलन घटित हुए उनके संदर्भ में, थोड़ी सी चर्चा उसकी भी कर लेते हैं। अक्टूबर 1946 कागड़ जो क्षेत्र है, कागड़ क्षेत्र में यहाँ के जो किसान हैं उनके द्वारा भू राजस्व, लगान और बेट बेगार देने से मना कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र में, कागड़ क्षेत्र में अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, अकाल और सूखा पड़ता है। अच्छा, ये कागड़ क्षेत्र कहाँ पड़ता है? ये भी चूरू में था। अकाल और सूखे के कारण यहाँ के जो किसान हैं वो भू राजस्व, लगान देने से मना कर देते हैं। फलस्वरूप यहाँ के जो जागीरदार हैं, जमींदार हैं, सामंत हैं, उनके द्वारा किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए जाते हैं, जिसे कागड़ कांड की संज्ञा दी जाती है। कागड़ कांड, जिसकी पूरे देश भर में आलोचना की जाती है इस घटनाक्रम की, और ये कागड़ कांड देखने को मिलता है जो कि कागड़ क्षेत्र चूरू में ही घटित हुआ था अक्टूबर 1946 में। दोस्तों, आज हमने ये बीकानेर रियासत में जो किसान आंदोलन है उनके बारे में चर्चा की है। लंबे समय से किसान आंदोलन चले, लंबे समय तक किसानों का जो संघर्ष है वो हुआ, और किसानों को जो अंतिम समाधान है वो कब मिला? जब बीकानेर प्रजामंडल के नेतृत्व में उत्तरदायी तथा लोकप्रिय सरकार का गठन हो गया। उसके बाद में किसानों को अपना हक मिल सका, अपना न्याय मिल सका, अपनी जमीनें मिल सकी। उसके बाद में हम देखते हैं कि भारत का संविधान लागू होने के बाद में किसानों को बहुत सारे फायदे हुए, जैसे कि उनको अपनी जमीन का मालिकाना हक मिला, उन पे किसी प्रकार का टैक्स वगैरह का सिस्टम खत्म कर दिया गया कृषि तथा कृषि के उत्पादों पर। तो इस प्रकार के परिवर्तन कालांतर में अपने को देखने को मिलती है। आज हमने बीकानेर रियासत में जो किसान आंदोलन हुए हैं गंगनहर क्षेत्र में, इसके अलावा उदरासर में, महाजन टिकाने में, इसके अलावा कागड़ क्षेत्र में, इन सभी लालना गांव में जो घटनाक्रम घटित हुआ है, रायसिंह नगर में जो घटनाक्रम घटित हुआ है, हनुमान सिंह के बारे में हमने चर्चा की है जो कि दूधवा खारा से संबंधित है। इन सभी चीजों के बारे में हमने चर्चा की है जो कि राजस्थान के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर सेशन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।